हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज से हम एक नया जो अध्याय है वो शुरू करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था, हम यूजीसी नेट की क्लासेस जो है वो शुरू करने वाले हैं अपने चैनल पे। तो आज आपके यूजीसी नेट में हम टीचिंग एप्टीट्यूड से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने यूजीसी नेट का पूरा सिलेबस जो है कि भाई क्या सिलेबस है, किस तरीके का आपका एग्जाम का पैटर्न है, किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, कैसा एग्जाम होता है, सारी चीजें जो है सिलेबस वगैरह डिटेल में हमने है ना डिस्कस कर लिया था इससे प्रीवियस वीडियो में। तो अगर किसी ने वो सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके सबसे पहले अपना सिलेबस देखना है, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं देखोगे तो पता नहीं चलेगा कि भाई यूजीसी नेट में पढ़ते क्या है, और जब तक यही नहीं पता होगा कि पढ़ना क्या है तो फिर कैसे पढ़ पाओगे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1 जो कि सबके लिए कॉमन होता है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट के हो सबके लिए कॉमन होता है ये पेपर। एक होता है आपका पेपर 2 जो आपके सब्जेक्ट का होता है, बस 2 ही पेपर्स होते हैं। ठीक है, आप हिस्ट्री के हो तो पेपर 2 आपका हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस के हो तो पॉलिटिकल हो जाएगा, ज्योग्राफी के हो, इंग्लिश के हो, हिंदी के हो, संस्कृत के हो, जिस भी सब्जेक्ट के हो पेपर 2 आपका सब्जेक्ट का होगा। पेपर 1 जो है वो कंपलसरी मतलब कॉमन सब्जेक्ट होता है जो कि सबके लिए होता है, कॉमन होता है। इसमें 10 आपके है ना यूनिट्स आते हैं, 10 चैप्टर्स आते हैं, जो चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट है आपका सबके लिए वो सेम कॉमन पेपर होता है। ठीक है, तो आपका जो पेपर 1 है जिसमें आपकी 10 यूनिट है जो सभी के लिए कॉमन है, हम वहां से हमारी शुरुआत करेंगे। यानी कि पेपर 1 जो है वो मैं आपको अपना पूरा कंप्लीट जो है वो करवाऊंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी उसकी जानकारी भी मैं अभी आपको दे दूंगी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। टीचिंग एप्टीट्यूड हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले क्लास को मैं आपको और शुरू करूँ आगे, तो मैं पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम हर्षिता राठौर, मेरी क्वालिफिकेशंस है, मैंने मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट करा हुआ है। 2 सालों का मेरे पास में ऑनलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस है। 1000+ स्टूडेंट्स जो हैं यूजीसी नेट के उनको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, मेंटोर करा हुआ है। और मेरा जो एक्सपर्टीज का सब्जेक्ट है वो मेरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आगे जाके हम पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस जो है उसको भी शुरू कर लेंगे। ठीक है, अब मेरा एक पर्सनल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है हर्षिता मैम की पाठशाला, तो आप उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी आपकी क्लासेस है ना अपलोड होती है उसकी लिंक जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देती हूँ। जो भी आपकी क्लासेस में लेने वाली हूँ या अभी तक जितने भी क्लासेस आपकी हो रही है उसकी फ्री में आपको पीडीएफ जो है, अगर वो चाहिए कि भाई हमको पीडीएफ को देख के अपने नोट्स बनाने हैं, तो फ्री की पीडीएफ आप यहाँ से है ना डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से आप उसको ले सकते हो। ठीक है, आपको अपनी कोई भी है ना एग्जाम होती है उसकी कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। कोई भी करंट अफेयर की न्यूज़ चाहिए आपको तो वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। और जैसे हमारे एग्जाम्स पास में आते हैं तो हम यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे ही करवाती हूँ। तो इतनी सारी चीजें सब कुछ फ्री में है, कुछ भी पैसा आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें मिल रही। तो आई होप आप इन सारी मुफ्त की चीजों का लाभ उठाओगे। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। काफी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इसको ज्वाइन कर लिया है। आपको सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला, वहां पे मेरी ऐसे फोटो लगी हुई दिख जाएगी, तो आप पहचान जाओगे कि ये तो हर्षिता मैडम ही है और आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ एक और हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर। ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका कॉमन टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी जरूर से ज्वाइन कर लेना। क्लासेस की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, क्लासेस की जो भी जानकारी होती है वो हम यहाँ पे भी अपलोड करते हैं। ठीक है, तो या तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी या फिर आपको हमारा जो कॉमन टेलीग्राम चैनल है इस पे क्लासेस की जानकारी मिल जाएगी। तो इसलिए दोनों ही जो आपके टेलीग्राम चैनल है इसको आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम शुरुआत करने वाले हैं आज की हमारी पहली क्लास का शुभारंभ करने वाले हैं, जो कि रहने वाली है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की। हम टीचिंग एप्टीट्यूड से शुरुआत करेंगे। हम अब कैसे पढ़ेंगे उसका एक बार मैं आपको बता देती हूँ 5 मिनट में फटाफट से, फिर हम क्लास को शुरू करेंगे। हम सबसे पहले आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की जो यूनिट्स है उसका सिलेबस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जिसने नहीं देखी है वीडियो जाके देख लेना। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में एक एक सिलेबस से मैं आपका टॉपिक उठाती रहूंगी। एक एक टॉपिक की हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम साथ ही साथ उसके कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आपको पता चलता रहेगा कि मैडम क्या पढ़ा रही है, मैडम किस तरीके से पढ़ा रही है, हमको कितना समझ में आ रहा है, एग्जाम में जाके किस तरीके से हमको सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्लास रहेगी आपकी थ्योरी की, दूसरी क्लास रहेगी उसी सेम टॉपिक के एमसीक्यूज की, फिर एक क्लास रहेगी थ्योरी की, फिर दूसरी क्लास रहेगी उसी सेम टॉपिक के एमसीक्यूज की। इस तरीके से हम एक एक टॉपिक वाइज सारी चीजों को डिटेल में थ्योरी भी पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे, और बहुत ही तगड़े तरीके से आपका पेपर 1 जो है वो मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग करवा दूंगी। ठीक है, तो हम अब शुरुआत
करते हैं हमारी क्लास का। सबसे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड से हमारी जो शुरुआत है वो करते हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड में आपकी ऑलमोस्ट 15 क्लासेस जो है वो होने वाली है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड काफी बड़ा सिलेबस जो है उसको कवर करता है। काफी सारे टॉपिक्स आपको है ना पढ़ने होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, काफी सारी चीजें आपको पढ़नी होती है, तो काफी लेंदी है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। तो 12 से 15 क्लासेस आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की रहने वाली है। क्लासेस हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में रहेगी, तो मीडियम का कोई भी इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हम क्लास की शुरुआत करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग से। भाई हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने वाले हैं, तो टीचिंग क्या है, क्या विशेषता है, क्या इसके सिद्धांत है, ये बेसिक चीजें होती है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग क्या कहते हैं, तो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड में टोटल 12 सिद्धांत है, टोटल 12 टीचिंग्स है। इन सिद्धांतों के आधार पे ही आपको अपना शिक्षण जो है वो करना चाहिए। ये सिद्धांत क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला सिद्धांत आता है आपका प्रेरणा का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपकी शिक्षण जो है, आपका टीचिंग जो है वो कैसा होना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए, मोटिवेशन वाला होना चाहिए। मैं पढ़ाई जा रही हूँ, आप लोगों के अंदर वो प्रेरणा ही नहीं है पढ़ने के लिए, आप लोगों में वो मोटिवेशन ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो फिर मेरा पढ़ाना जो है वो व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं है। मेरा टाइम का वेस्ट हो रहा है, मेरी एनर्जी का वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम और एनर्जी का वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पहला ही सिद्धांत बोला है कि शिक्षण हमेशा कैसा होना चाहिए, शिक्षण में हमेशा प्रेरणा होनी चाहिए। बच्चों को प्रेरणा जो है वो मिलनी चाहिए कि भाई हमको पढ़ाई करनी है, हमको कुछ करना है, हमको कुछ सीखना है, ठीक है। तो प्रेरणादायक शिक्षण आपका होना चाहिए, यानी कि आपका टीचिंग में मोटिवेशन होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, गतिविधि का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। अब गतिविधि का मतलब क्या होता है, करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। अब ये जो टर्म्स है ना, ये आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में, तो ये टर्म्स का मतलब ही आपको समझना है। अगर टर्म्स का मतलब समझ में आ गया तो पूरा एग्जाम में सारे आंसर्स आप आसानी से दे सकते हो, ठीक है। अब दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, दूसरा सिद्धांत कहता है आपका गतिविधि का सिद्धांत, यानी कि करके सीखने का सिद्धांत, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब क्या होता है, एक टीचर जो है उसको अपना शिक्षण कैसा रखना चाहिए, उसको अपना शिक्षण ऐसा रखना चाहिए कि वो बच्चों को खुद के हाथों से चीजें करना जो है वो सिखाए। ऐसा नहीं कि सारी चीजें टीचर ही बच्चे को थाली में परोस कर दे दे और सिर्फ बच्चा जो है वो अपना एक एक गस्सा लेके खाता रहे। नहीं, मेरा जो ड्यूटी है वो क्या है, मैं टीचर हूं तो मेरी ड्यूटी है सिर्फ आपको गाइड करना कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। कहीं पे आपको दिक्कत आती है तो सिर्फ आपको मदद करना, हेल्प करना, लेकिन मेरे से ज्यादा एफर्ट्स आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि पढ़ाई आपकी है, और जब तक आप खुद चीजों को नहीं करोगे तब तक आपको खुद को वो चीजें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो दूसरा सिद्धांत क्या कहता है आपका, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत कहता है आपका दूसरा सिद्धांत, यानी कि टीचर को सारी चीजें खुद को नहीं करवानी चाहिए, कुछ चीजें बच्चों के ऊपर भी छोड़नी चाहिए। तीसरा सिद्धांत क्या कहता है, थर्ड जो आपका प्रिंसिपल है वो बात करता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत का क्या मतलब होता है, शिक्षार्थी समुदाय के बीच रुचि पैदा करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि आपका शिक्षण कैसा होना चाहिए, आपका शिक्षण जो है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रुचि वाला होना चाहिए। जो भी आप पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं कि बच्चे को बोरिंग लग रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर उसके ऊपर से चीजें जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप पढ़ा रहे हो वो सारी चीजें जो है वो बच्चे को इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए। जब तक बच्चे में रुचि नहीं होगी चीजों को सीखने के लिए, जब तक बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होगा चीजों को सीखने के लिए, तब तक वो सीख नहीं पाएगा, ठीक है। तो तीसरा सिद्धांत बात करता है रुचि का सिद्धांत। फोर्थ प्रिंसिपल बात करता है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, यानी कि जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। जो भी आप है ना टीचिंग करो, जो भी चीजें आप पढ़ाओ, जो भी शिक्षण करो, वो शिक्षण कार्य कैसा होना चाहिए, जीवन से जोड़ने वाला सिद्धांत का इस्तेमाल करने वाला होना चाहिए। यानी कि जो भी आप पढ़ा रहे हो ना, उसको आप अपनी लाइफ से लिंक करके पढ़ाओगे, लाइफ से जोड़ के पढ़ाओगे। अगर आप अपनी जिंदगी के एग्जाम्पल दोगे बच्चे के सामने, तो क्योंकि वो सारी चीजें उसने एक्सपीरियंस करी हुई है, ठीक है, तो वो उसको जल्दी से सीख पाएगा, क्योंकि वो उसने ऑलरेडी देखा हुआ है, ऑलरेडी समझा हुआ है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस करा हुआ है, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप अपनी चीजों को अपने है ना बच्चों की लाइफ से या फिर अपने खुद की लाइफ से एक्सपीरियंस करके जोड़ के फिर समझा के एग्जाम्पल दोगे, तो वो चीज उसको बहुत ही जल्दी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यही होता है चौथा सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, ठीक है। पांचवा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, यानी कि निश्चित उद्देश्य के सिद्धांत। आप जब भी पढ़ा रहे हो ना, तो आपके शिक्षण का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, डेफिनेट एम होना चाहिए। बिना एम के, बिना उद्देश्य के अगर आप पढ़ाए जाओगे तो कुछ भी पढ़ाओगे, बच्चे भी कुछ भी पढ़ेंगे, आपका बच्चों का दोनों का टाइम वेस्ट होगा, दोनों की एनर्जी वेस्ट होगी, ठीक है। तो कुछ भी आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए जो भी पढ़ाओ आपके दिमाग में एक एम होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे को इसके लिए पढ़ाना है, ये मेरा उद्देश्य है और मेरे को ये अचीव करना है, ठीक है। तो अगर आप अपने उद्देश्य के साथ में पढ़ाओगे तो चीजें आप सही ढंग से कर पाओगे। यही बोला है पांचवा सिद्धांत की निश्चित उद्देश्य आपके
शिक्षण में होना चाहिए। अगला सिद्धांत क्या बात करता है, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत अंतर को पहचानने का सिद्धांत होना चाहिए आपकी शिक्षण में। शिक्षण जब भी आप कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी बच्चों के लिए समान तरीके से उनको पढ़ा रहे हो, सभी को समान मान रहे हो। समान मान रहे हो मतलब ये तो अच्छी बात है कि सभी को आपको एक जैसे मानना है, किसी के प्रति भी पक्षपात नहीं करना है, वो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे समान मानने का ये मतलब है कि भाई क्लास में आपके अगर 50 बच्चे बैठे हैं तो कुछ बच्चे जो होंगे वो आपके हायर ऑर्डर वाले होंगे, यानी कि कुछ बच्चे आपके बहुत इंटेलिजेंट होंगे, कुछ बच्चे आपके लोअर ऑर्डर वाले होंगे, कुछ बच्चे आपके थोड़े से कम इंटेलिजेंट होंगे, कुछ बच्चे आपके एवरेज भी होंगे। ठीक है, अलग अलग प्रकार के बच्चे होंगे। अगर आप सभी प्रकार के बच्चों को एक जैसा ही पढ़ाओगे तो जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जो थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट है, जो एवरेज बच्चा है, तीनों में जो तालमेल है वो नहीं बैठ पाएगा। सभी को आप अगर एक ही स्पीड से पढ़ा रहे हो, मैं अगर सभी बच्चे को एक ही तरीके से पढ़ाऊं, एक चीज को एक बार बोल लूं और समझ जाऊंगी भाई सारे बच्चे इंटेलिजेंट है, सबको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, तो फिर जो इंटेलिजेंट है उसको तो समझ में आ जाएगा, जो इंटेलिजेंट नहीं है, जो थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट है, जो थोड़ा सा एवरेज बच्चा है, उसका क्या होगा, फिर उसको कैसे समझ में आएगा। या फिर मैं सोचूं कि नहीं भाई बच्चे तो सारे ही है ना, मतलब बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है, इनको तो कुछ भी नहीं आता है, तो मेरे को सबको क्या करना है, एक एक टॉपिक को मेरे को आधा आधा घंटा देके समझाना है। तो फिर ऐसे क्या होगा भाई, जो बच्चा थोड़ा सा वीक है, जिसको चीजें नहीं समझ में आती है, उसके लिए तो बेनिफिशियल हो जाएगा, वो तो आराम आराम से चीजों को कवर कर पाएगा। लेकिन जो बच्चा इंटेलिजेंट है, जिसको एक ही बार में चीज समझ में आ जाती है, उसका तो टाइम वेस्ट होगा, आधा घंटा वही सेम चीज पढ़ेगा तो उसका तो आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा ना भाई। तो इस तरीके से बोला है कि आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना है, व्यक्तिगत अंतर को पहचानना है। जो बच्चा जैसा है उसको उसके माध्यम से, उसको उसके आधार के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है। इंटेलिजेंट बच्चा है तो वैसे पढ़ाओ, अगर थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट बच्चा है, कोई एवरेज बच्चा है, कोई वीक बच्चा है, उसको उस तरीके से पढ़ाओ। ठीक है, तो शिक्षण कैसा होना चाहिए, व्यक्तिगत अंतर को पहचानने वाला शिक्षण आपका होना चाहिए। अगला 7 सिद्धांत क्या बोला है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन यानी कि चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन कहता है कि शिक्षक को ऐसी सामग्री का चयन करना चाहिए जो शिक्षार्थी के उद्देश्य के लिए अधिक प्रासंगिक और उद्यतम हो सके। यानी कि आप जब भी पढ़ा रहे हो तो पढ़ाने के दौरान आप किसी ना किसी सामग्री का इस्तेमाल करोगे, कोई ना कोई कंटेंट का इस्तेमाल करोगे। तो कंटेंट कैसा होना चाहिए, जो शिक्षार्थी के उद्देश्य के लिए है ना क्या हो, अच्छा हो, जो शिक्षार्थी है, जो आपका स्टूडेंट है, उसके लिए बेनिफिशियल, उसके लिए अच्छा आपका जो कंटेंट है वो होना चाहिए। कंटेंट जो है, आपकी सामग्री जो है वो एकदम अप टू डेट होनी चाहिए, एकदम सही सामग्री होनी चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कुछ उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, वरना जैसा पढ़ाओगे, गलत पढ़ाओगे तो बच्चा गलत पढ़ लेगा, सही पढ़ाओगे तो सही पढ़ लेगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी सामग्री का इस्तेमाल करो, जिसका भी चयन करो, बहुत ही ध्यान से आपको चयन करना है, क्योंकि आप जब पढ़ा रहे हो तो आपके सामने 50 और बच्चे पढ़ भी रहे हैं, तो आपको उन 50 बच्चों का ध्यान रख के पढ़ाना है। ठीक है, तो चयन का सिद्धांत आपको अपने शिक्षण में लागू करना होता है। ठीक है, अगला सिद्धांत क्या बोला है, योजना का सिद्धांत यानी कि प्लानिंग। योजना का सिद्धांत क्या कहता है, आपका जो 8th वाला आपका सिद्धांत है ना, योजना का सिद्धांत, ये बात करता है आपके प्लानिंग की। प्लानिंग का क्या मतलब होता है, प्लानिंग का यहाँ पे मतलब होता है कि आप जो भी पढ़ा रहे हो ना, तो आपकी टीचिंग में कैसे होनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग होना चाहिए। जब भी पढ़ा रहे हो तो आपको अपनी शिक्षण में योजनाएं बनानी होनी चाहिए, योजनाएं बनानी है। योजनाएं कैसे बनानी है, भाई मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाने से पहले मैंने ये तय किया था कि हम यूजीसी नेट का पढ़ाएंगे बच्चों को। यूजीसी नेट में मैं कौन सी यूनिट पढ़ाऊंगी, मैं सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड से शुरू करूंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, मैं उससे पढ़ाऊंगी। पहले टॉपिक को मैं कितने भागों में बांट के पढ़ाऊंगी, उसके मैं एमसीक्यू उसकी कैसे प्रैक्टिस करवाऊंगी, मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगी, कैसे उसके एग्जाम्पल को बताऊंगी। सारी चीजें पहले से मैंने क्या करी थी, योजनाएं बनाई थी, पहले से मैंने प्लानिंग करी थी। उसके बाद में अब मैं आपके सामने आके बैठ के पढ़ा रही हूँ, फिर क्लास खत्म हो जाएगी तो फिर मैं अगली क्लास की प्लानिंग करूंगी। तो अगर मैं प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करूंगी तो क्या होगा, मेरा जो शिक्षण कार्य है वो सुचारू रूप से होगा। अदरवाइज मैं कभी भी कुछ भी पढ़ा रही हूँ, मेरे को भी समझ में नहीं आएगा, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगी, भाई अभी क्या पढ़ाया था, अब क्या पढ़ाना है, बाद में क्या पढ़ाना है, आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा कि भाई मैडम तो बीच में से कुछ भी उठा के पढ़ा रही है, कभी शुरू का पढ़ा रही है, कभी लास्ट का पढ़ा रही है। ठीक है, तो आपके शिक्षण में हमेशा एक ऐसी, हमेशा क्या होना चाहिए, योजना होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो शिक्षण में अगला जो सिद्धांत है वो क्या बोलता है, योजना का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग की बात करता है कि आपके शिक्षण में हमेशा योजना यानी कि प्लानिंग होनी चाहिए। 9th सिद्धांत बात करता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन यानी कि विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का मतलब क्या होता है, विभाजन यानी कि किसी चीज
को छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ के बताना। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि अगर मैं चाहती हूँ कोई बहुत ही बड़ा टॉपिक है, कोई 2 घंटे का टॉपिक है, मैं चाहती हूँ कि बच्चे को वो पूरा टॉपिक समझ में आ जाए, तो मैं क्या करूंगी, वो जो पूरा सिद्धांत है, वो जो पूरा टॉपिक है, उसको छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बच्चे को पढ़ाऊंगी, ताकि उसको सारी चीजें बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से कवर हो जाए और उसको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये होता है आपका डिवीजन का सिद्धांत, यानी कि आपके शिक्षण में क्या होना चाहिए, विभाजन का सिद्धांत होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन होना चाहिए। जो भी पढ़ाओ उसको छोटे छोटे से टुकड़ों में विभाजन कर लो उसका, और फिर बच्चे को पढ़ाओ, ताकि आप उसको सही ढंग से पढ़ा भी पाओगे और बच्चे को सही ढंग से वो समझ में भी आ जाएगा। वरना क्या होगा भाई, 2 घंटे की लगातार क्लास तो मैं भी नहीं ले पाऊंगी, मैं भी थक जाऊंगी, और 2 घंटे तक लगातार आप भी नहीं पढ़ पाओगे, आप भी थक जाओगे। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं उस पूरे टॉपिक को छोटे छोटे से टुकड़ों में बांट लूंगी, आधे आधे घंटे की या फिर 40-40 मिनट की क्लासेस में मैं आपको पढ़ा दूंगी, तो वो मैं भी ढंग से पढ़ा पाऊंगी, आप भी सही ढंग से पढ़ पाओगे, आप बोर भी नहीं होगे, आपको मजा भी आएगा और आपको सारी चीजें समझ में भी आ जाएगी। तो इसलिए आपके शिक्षण में विभाजन का सिद्धांत होना चाहिए। ठीक है, 10th सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, दोहराने का सिद्धांत। इसका क्या मतलब होता है? हमेशा आपके शिक्षण में रिवीजन जो है वो कार्य होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब मैंने आज आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का एक टॉपिक कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। अब कंप्लीट करवाने के बाद में जब मैं कल नई क्लास शुरू करूंगी ना, तो उससे पहले मेरे को आपका क्या करवाना है? रिविजन करवाना है। रिविजन कैसे करवाऊंगी भाई? जो भी मैंने आपको कल पढ़ाया है उस सारे टॉपिक्स को एक बार 5 मिनट में, ऐसा नहीं है रिविजन का मतलब आपको रटवाना है, रटवाना नहीं है, वो तो खुद ही रटोगे, लेकिन मेरा क्या काम है? मेरा काम है आपको रिवाइज करवाना कि हमने कल ये 10 पॉइंट पढ़े थे, इन 10 पॉइंट में हमने क्या क्या देखा था, एक बार 5 मिनट में फटाफट से ओवरव्यू ले लेते हैं। 5 मिनट के बाद में फिर हम हमारी क्लास को शुरू करेंगे, तो बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ मैडम ने कल ये सब कुछ पढ़ाया था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब आज इससे आगे हमको पढ़ना है। मेरे को भी समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ मेरे को यहाँ से आगे से पढ़ाना है बच्चे को भी पता रहेगा। ठीक है, तो हमारे टीचिंग में क्या होना चाहिए? रिविजन का सिद्धांत होना चाहिए, दोहराने का सिद्धांत आपके शिक्षण में होना चाहिए। अधिगम को अधिक स्थायी बनाने के लिए अर्जित ज्ञात को तुरंत और बार बार दोहराया जाना चाहिए। टू मेक लर्निंग मोर लास्टिंग दैट एक्वायर्ड नॉलेज शुड बी रिवाइज्ड इमीडिएटली एंड रिपीटेडली, यानी कि बार बार उस चीज को बच्चे को रिवाइज कराओगे तभी तो वो याद होगा ना। इसलिए हम कहते हैं भाई जो भी पढ़ रहे हो उसका रिविजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा रिविजन करोगे उतनी ज्यादा वो चीजें आपके दिमाग में सेटल होती जाएगी, बैठती जाएगी। फिर जब आपका एग्जाम होगा 6 महीने बाद में, तब तक वो सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जितना रिविजन करोगे उतना आपके लिए भी बेहतर रहेगा। और आपके शिक्षण में भी कैसा सिद्धांत होना चाहिए? दोहराने का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिविजन शुड बी देयर। ठीक है, आपका अगला प्रिंसिपल क्या कहता है? सृजन और मनोरंजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, यानी कि अभी क्रिएशन का मतलब क्या है और रिक्रिएशन का मतलब क्या है? आपके शिक्षण में मनोरंजन जो है वो होना चाहिए, आपके शिक्षण में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। मैंने बताया ना भाई, आपका शिक्षण कार्य जो है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रुचि वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा रहे हो, बच्चे को मजा नहीं आ रहा है, उसको बोरिंग लग रहा है, लेकिन फिर भी वो आंखें खोल के बैठा है, लेकिन उसके ऊपर से चीजें जा रही है, तो फिर ना आपका पढ़ाना सफल हुआ ना उसका पढ़ना सफल हुआ। तो फिर क्या करना है भाई? हमको हमारा शिक्षण कैसा रखना है? क्रिएटिव रखना है, यानी कि हमको हमारे शिक्षण कार्य में क्या करना है? आपको रहना, उसको क्या करना है? आकर्षक करना है बच्चे को इस तरीके से कि वो सारे टॉपिक्स आराम से शांति से बैठ के देख सके और समझ सके। तो आपके शिक्षण कार्य में है ना एक आकर्षक होना चाहिए, आकर्षण वाली चीजें आपको अपने टीचिंग में यूज करनी है। जैसे कि कैसे करोगे आकर्षण वाली चीजें यूज? आप कभी डायग्राम से पढ़ा दो बच्चे को, कभी आप कोई है ना स्टोरी बता के समझा दो बच्चे को, कभी आप कोई भी है ना डेमो दे के बच्चे को समझा दो। अगर आप साइंस है ना बायो पढ़ा रहे हो तो वो प्रैक्टिकल करके समझा दो, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो वो प्रैक्टिकल करके समझा दो। ठीक है, कुछ भी पढ़ा रहे हो बच्चे को उसके जीवन से जोड़ के समझा दो, ताकि जो चीजें उसने देखी हुई है, सुनी हुई है, समझी हुई है, उसको देख के वो और सही ढंग से उन सारी चीजों को समझ पाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिद्धांत होता है 11 सिद्धांत, जो कि बात करता है सृजन और मनोरंजन का सिद्धांत, यानी कि कक्षा के वातावरण को रचनात्मक, आकर्षक और विनोदी बनाने के लिए निर्माण और मनोरंजन का ये सिद्धांत आवश्यक होता है। ठीक है, क्या बोला है इंग्लिश में देख लेते हैं। दिस प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन इज नेसेसरी टू मेक द क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएटिव, एंगेजिंग एंड ह्यूमरस। हमको क्या करना है? क्लास में बच्चे को पढ़ाना है, लेकिन इस तरीके से पढ़ाना है कि क्लास में वो बोर ना फील करे। भाई क्लास है वो कोई जेल नहीं है कि उनको बोलने नहीं दे रहे हो, उनको हंसने नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। क्लास में एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखना है ताकि आप भी सही ढंग से पढ़ा पाओ, बच्चा भी सही ढंग से पढ़ सके। ठीक है,
आपका 12वां जो लास्ट सिद्धांत है वो क्या बात करता है, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, यानी कि लोकतांत्रिक सौदे का सिद्धांत। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि आपके शिक्षण में कैसे होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक डीलिंग होनी चाहिए, डेमोक्रेसी आपके शिक्षण कार्य में होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है भैया, इसका ये मतलब है कि आपका छात्रों के विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की योजना बनाने, उन्हें संचालित करने की आवश्यकता होती है। ये सिद्धांत शिक्षार्थियों के बीच आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित करने में मदद करता है। It requires students to plan and undertake different type of activities. This principle help in developing self-confidence, self-respect among the learners. इसका क्या मतलब है, डेमोक्रेटिक डीलिंग का क्या मतलब होता है भाई, एक तो आपका शिक्षण कार्य जो है वो ऑटोक्रेटिक तरीके से हो सकता है, एक आपका शिक्षण कार्य जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से हो सकता है। दोनों शब्दों का मतलब समझो। ऑटोक्रेटिक यानी कि तानाशाही रूप से, भाई मैं जो हूं मैं तानाशाही हूं और मैं अपनी क्लास में तानाशाही कर रही हूं, मैं तानाशाह हूं, ठीक है, और मैं बच्चों को कुछ भी बोलने नहीं दे रही हूं क्लास में। बच्चों को सिर्फ मैंने बोला हुआ है कि मुंह पे उंगली लगा के बैठे रहो, मैं जो पढ़ा रही हूँ इसको पढ़ते रहो, देखते रहो, सुनते रहो, तुमको कुछ चूं भी नहीं करना है मेरी क्लास में। कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, मेरे को तुमसे मतलब नहीं है, मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको चुपचाप से बैठ के सिर्फ सुनते रहो। ये होता है क्या, ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग, जहां पे मैं बच्चे को कोई फ्रीडम ही नहीं दे रही हूँ पढ़ने के लिए, बच्चे को कोई फ्रीडम ही नहीं दे रही हूँ मैं इंटरेक्ट करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, अपनी भागीदारी दिखाने के लिए, ठीक है। और एक डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि मैं क्लास में आ रही हूँ, मैं क्लास में अच्छे से पढ़ा रही हूँ, मैंने आपको भी वो फ्रीडम दे रखी है कि आपको जो समझ में नहीं आता है आप उसी टाइम पे मेरे से सवाल जवाब कर लो, मैडम ये कैसे होगा, मैडम ये समझ में नहीं आया वो वापस से बता दो, ठीक है। ऐसे करके आप भी अपने सवाल जो है वो मेरे से पूछ सकते हो, मैं भी आपसे सवाल पूछ सकती हूँ। तो एक इंटरेक्शन जो है वो बच्चे और टीचर में बना रहेगा, इंटरेक्शन बना रहेगा, तो टीचर में भी रुचि रहेगी पढ़ाने की कि भाई हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, और बच्चों में भी रुचि रहेगी पढ़ाने की कि हाँ भाई मैडम जो है वो हमसे थोड़ा सा इंटरेक्ट करके पढ़ा रही है तो और अच्छे से हमको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हमारी टीचिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक वाली होनी चाहिए, ना कि ये ऑथोरिटेरियन वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो यही बोला है आपका 12वां सिद्धांत की लोकतांत्रिक सौदे का सिद्धांत आपका होना चाहिए। आपकी टीचिंग स्टाइल में क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा डेमोक्रेटिक स्टाइल होनी चाहिए। आपको बच्चे को भी फ्रीडम देनी है कि भाई वो भी चीजों को खुद से है ना पार्टिसिपेट करे चीजों में, खुद से भागीदारी दे अपनी चीजों में और फिर चीजों को सीखे, ठीक है। तो ये होता है आपका 12वां सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, ठीक है। ये 12 सिद्धांत थे आपके, मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से टोटल 12 जो सिद्धांत थे उनको एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके समझा देती हूँ, क्योंकि अभी हमने क्या देखा था, रिविजन का सिद्धांत अभी हमने देखा था, दोहराने का सिद्धांत देखा था। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी ही बार चीजें जो है वो हमको अच्छे से समझ में आती रहेगी, ठीक है। तो पहला सिद्धांत हमने देखा था प्रेरणा का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, जहां पे हमने क्या देखा था, इसका अर्थ छात्रों के मध्य नई है ना चीजें सीखने की उत्सुकता पैदा करना है। इस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है कि इट मींस क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी अमंग स्टूडेंट्स टू लर्न न्यू थिंग्स, भी इस तरीके से पढ़ाना है ताकि बच्चे को नई नई चीजें सीखने में उसकी रुचि रहे, नई नई चीजें सीखने में उसमें उत्सुकता रहे, क्यूरियोसिटी रहे, ठीक है। पहला हो गया मोटिवेशन का सिद्धांत। दूसरा था हमारा गतिविधि का सिद्धांत, यानी कि करके सीखने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। टीचर को सारी चीजें बच्चे को थाली में परोस कर नहीं देनी है, कुछ चीजें उसको बच्चे के ऊपर भी छोड़ देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, इस सिद्धांत में कहा गया है कि छात्र वास्तविकता में करके सीखे। वास्तव में बच्चा जो है वो खुद से चीजों को करके सीखे, तब वो चीजों को सही ढंग से सीख पाएगा, वरना टीचर बता देगा तब तो फिर वो सीख ही लेगा, पर जो खुद का उसका अनुभव है वो नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, हमेशा शिक्षण में करके सीखने का सिद्धांत होना चाहिए। थर्ड था हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रुचि का सिद्धांत। शिक्षार्थी समुदाय के बीच रुचि पैदा करके रुचि पैदा करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को हमको बढ़ाना है, यानी कि आपका शिक्षण कार्य इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि बच्चों में क्या जगे, बच्चों में इंटरेस्ट जगे, रुचि जगे और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। चौथा हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, यानी कि जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। जीवन को सीखने से जोड़ना अधिक सहायक है क्योंकि यह सीखने को ठोस और स्थायी बनाता है। लिंकिंग लाइफ विद लर्निंग इज मोर हेल्पफुल एज इट मेक लर्निंग कॉन्क्रीट एंड लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि हमको क्या बोला था, हमारा फोर्थ सिद्धांत था प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। क्या कहता है, जो भी आप पढ़ा रहे हो वो बच्चे को उसकी लाइफ से जोड़ के सिखाओगे तो वो चीजें उसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। पांचवा सिद्धांत हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, यानी कि निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। यह सिद्धांत शिक्षण संसाधन के इष्टतम उपयोग और अधिगम को अधिक केंद्रित बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि आपको क्या करना है, अपने शिक्षण कार्य जो है उसमें क्या होना चाहिए, डेफिनेट एम होने चाहिए, आपके कुछ निश्चित उद्देश्य होने चाहिए और उस उद्देश्य के आधार पर ही आपको अपना शिक्षण कार्य जो है, टीचिंग कार्य जो है वो करना है, ठीक है।
छठा सिद्धांत हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत अंतर को पहचानने का सिद्धांत है, यानी कि प्रत्येक छात्र बुद्धि और है ना प्रत्येक छात्र बुद्धि, दृष्टिकोण, क्षमताओं, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और क्षमता के मामले में विशिष्ट होता है। शिक्षण पद्धति को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए जिसमें कि सभी शिक्षार्थियों को जीवन के समान अवसर जो है वो मिल सके। सभी बच्चों को समान तरीके से पढ़ाना है, लेकिन जो जिस तरीके का बच्चा है उसको उस तरीके से पढ़ाना है। कोई वीक बच्चा है तो उसको वैसे पढ़ाना है, कोई इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसको वैसे पढ़ाना है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला है, एवरी स्टूडेंट इज यूनिक इन टर्म ऑफ इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, एबिलिटीज, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड पोटेंशियल। बस सारे बच्चे अलग अलग होते हैं, इंटेलिजेंस में अलग होते हैं, एटीट्यूड में अलग होते हैं, एबिलिटीज में अलग होते हैं, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड में भी अलग होते हैं। तो जो बच्चा जिस तरीके का है उसको हमको वैसे ही पढ़ाना चाहिए। ये हो गया आपका छठा सिद्धांत। सेवेंथ जो प्रिंसिपल है वो क्या बात करता है, चयन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। जो भी पढ़ा रहे हो, जो भी कंटेंट का उपयोग कर रहे हो, जो भी सामग्री का उपयोग कर रहे हो, उसका चयन आपको बहुत ही सही ढंग से करना है। फिर आठवां देखा था योजना का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, जो कि क्या कहता है, आपका शिक्षण में प्लानिंग होनी चाहिए, योजना होनी चाहिए। जितनी सही ढंग से योजना बनाओगे उतने ही सही ढंग से योजना का क्रियान्वयन होगा और जो आपकी एक्टिविटी है वो भी सही ढंग से होकर निकलेगी, ठीक है। अगला सिद्धांत देखा था हमने प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, यानी कि विभाजन का सिद्धांत। जो भी कुछ पढ़ा रहे हो बच्चे को, वो उसको छोटे छोटे से टुकड़ों में विभाजन करके पढ़ाओगे तो वो चीजें बच्चे को सही ढंग से समझ में आ जाएगी और आसानी से भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन आपके शिक्षण में होना चाहिए। 10th वाला हमने देखा था दोहराने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिविजन। ये क्या कहता है, अधिगम को अधिक स्थायी बनाने के लिए अर्जित ज्ञान को तुरंत क्या करना है, बार बार हमको दोहराना है। यानी कि जो भी बच्चे को पढ़ाया है वो क्या होना चाहिए, बार बार उसका रिविजन होना चाहिए। जितना ज्यादा रिविजन होगा उतनी ही ज्यादा चीजें बच्चों को समझ में आएगी। तो जो भी आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाने से पहले कल की क्लास का एक बार 5 मिनट में आपको रिविजन करवाना है, उसके बाद में आपको आज की क्लास जो है वो कंटिन्यू करनी है। ये कहता है आपका 10वां सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिविजन, ठीक है। 11th सिद्धांत क्या बात करता है, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, सृजन और मनोरंजन का सिद्धांत। यानी कि आपकी टीचिंग में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, बच्चों को है ना इंटरेस्ट लगना चाहिए, बच्चे को मजा आना चाहिए ताकि वो और अच्छे से पढ़ाई कर सके। और 12वां और लास्ट सिद्धांत क्या बात करता है, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, लोकतांत्रिक सौदे का सिद्धांत। यानी कि शिक्षण कार्य आपका ऑटोक्रेटिक ना होकर डेमोक्रेटिक होना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चे को थोड़ी सी फ्रीडम देनी चाहिए ताकि वो खुद से चीजों को करके फिर सीख सके, ठीक है। इस तरीके से हमने 12 प्रिंसिपल्स जो है, 12 सिद्धांत जो है हमारी शिक्षण के, वो देख लिए हैं, बहुत ही डिटेल में कवर कर लिए। ये टॉपिक सिर्फ समझने वाला टॉपिक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा एग्जाम में, लेकिन ये टॉपिक समझ लिया तो टीचिंग एप्टीट्यूड का बेस समझ में आ गया। बेस समझ में आ गया तो यहाँ से जो सिंपल क्वेश्चन होंगे वो आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो आई होप ये 12 सिद्धांत आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम अगली क्लास में जो अगला टॉपिक है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है तो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हो। बाकी इसकी क्लास का जो लिंक वगैरह है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देती हूँ। इस क्लास का जो फ्री PDF है वो भी आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, इसको भी याद से ज्वाइन कर लेना। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। कमेंट करके जरूर से बताना कि क्लासेस आपको कैसी लग रही है और आपको क्लासेस में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी बता सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।